सुप्रभात। और कल आप लोगों ने पढ़ा था स्नातक, स्नातकोत्तर और नेट यूपीएससी जैसे सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण विषय पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत और उसका परंपरागत दृष्टि। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत तो पढ़ना है, लेकिन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है। और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास, प्रकृति और उद्देश्य को जानेंगे। कक्षा थोड़ा तो लंबी होने वाली है, तो आप लोग ग्लास का बॉटल, मतलब पानी का बॉटल, ग्लास लेकर बैठे। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो अरस्तु ने कहा था, कल आप लोग सुने थे, कल पढ़े भी होंगे। अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु ने क्या कहा था? मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। और वास्तव में राजनीति मानव सभ्यता का धड़कन है, हार्टबीट है, पंपिंग टाइप। ठीक है, यानी कि इंसान अगर जिंदा है तो उसका जो हृदय है, धड़कन है, वो क्या है? पॉलिटिक्स, राजनीति। लेकिन अब केवल राजनीतिक सत्ता का केंद्र नहीं रह गया। राजनीति का मतलब लोग मानते थे सत्ता से, पावर से। लेकिन आधुनिक राजनीति सिद्धांत क्या कहता है कि राजनीति केवल सत्ता का केंद्र नहीं रह गया, बल्कि ये न्याय, समानता, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की बात करता है। तब हम यह कहते हैं कि ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की चेतना। तो अकॉर्डिंग टू अरस्तु, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की चेतना क्या है? जहां समानता की बात हो, यूनिटी की बात हो, ह्यूमन रिस्पेक्ट की बात हो, फ्रीडम की बात हो, इक्वलिटी की बात हो और जस्टिस की बात। ठीक है, तो नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में। और आज हम समझेंगे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, विकास, प्रकृति और उद्देश्य। यह विषय केवल बीए और एमए स्तर के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, बल्कि यह यूपीएससी, नेट और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा क्या है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा क्या है? इट मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। तो दोस्तों, सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत क्या है, एक बार फिर से वो समझ लेते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के मूलभूत सिद्धांतों, मूल्यों और विचारों का अध्ययन है। यह हमें बताता है कि सत्ता क्या है, राज्य क्यों है, न्याय और अधिकार का क्या अर्थ है, समाज में व्यक्ति की उपस्थिति या स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो पहले का मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या बताता है? सत्ता क्या है। ठीक है, क्या बताता है कि समाज में व्यक्ति की स्थिति कैसी होनी चाहिए, क्या बताता है कि राज्य की जरूरत क्यों है, ना राजनीतिक है क्यों, और हमारे न्याय क्या है, अधिकार क्या है, इसकी पूरी जानकारी जो कराता है उसको हम कहते हैं राजनीतिक शास्त्र। यानी कि अब जब हम कहते हैं कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है, अभी तक हम लोग पढ़े राजनीतिक सिद्धांत या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कल पढ़े थे। अब जब हम कहते हैं कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का क्या तात्पर्य है, तो वह विचारधारा, वह आइडियोलॉजी जो पारंपरिक राजनीति, वह विचारधारा जो पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़कर मानव के अधिकार, समानता और सामाजिक न्याय पर केंद्रित है, उसे हम लोग कहते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का क्या अर्थ है? वह विचारधारा जो पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़कर, एक स्टेप आगे बढ़कर, पारंपरिक मतलब ना हमारी परंपरा में है, उससे एक स्टेप आगे बढ़कर
हमारी बात करें, यानी कि मानव अधिकार की बात करें, समाज की बात करें, समानता की बात करें, जस्टिस की बात करें, और सोशल जस्टिस की बात करें, सिर्फ जस्टिस नहीं, अब सोशल जस्टिस की बात करें, सामाजिक न्याय की बात करें, तो ये क्या है? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत सत्ता के बजाय मानव मूल्यों को केंद्र में रखता है। जो मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ सत्ता को ध्यान में रखता है, मानव के मूल्यों को केंद्र में रखता है, और केवल यह नहीं पूछता है कि राज्य कैसे चलता है, सिर्फ ये पूछता नहीं है कि राज्य कैसे चलता है, बल्कि यह भी पूछता है कि राज्य आखिर होना ही क्यों चाहिए, आखिर जरूरत क्या है, आखिर राज्य की नीड क्या है, स्टेट की नीड क्या है, जरूरत क्या है, और क्या राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है या कर पा रहा है। ये है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। क्या समाज में न्याय है, सोसाइटी में जस्टिस है, ये है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो यहाँ पे सामाजिक न्याय की बात होगी, व्यक्तिगत अधिकार की बात होगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात होगी, सामाजिक स्वतंत्रता की बात होगी, न्याय की बात होगी, और ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार की। तो इन सब चीजों को अगर हम लोग ले लेंगे तो ये क्या है? परंपरागत दृष्टिकोण से आगे बढ़ के आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को कहें। कोई कंफ्यूजन? अब आते हैं कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का विकास कैसे हुआ। तो उससे पहले कि यही सवाल आधुनिक राजनीतिक चिंतकों को और विचारकों को प्रेरित किया कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का विकास कैसे हुआ, इसके लिए उन्होंने अपने अपने अध्ययन किए और अपने अपने विचार रखे। महत्वपूर्ण विचारक कौन कौन से थे, तो ये हम लोग पार्ट वाइज चलेंगे। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास का जो चरण है, स्टेप है, इसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। और पहला चरण माना जाता है 16वीं से लेकर 18वीं सदी तक, क्योंकि एक हिस्टोरिकल यात्रा है, ऐतिहासिक यात्रा है। तो ऐतिहासिक यात्रा है तो काफी लंबी यात्रा चली है, और ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है ना, इसका विकास हुआ है। तो पहला चरण को हम लोग मानते हैं 16वीं से लेकर 18वीं सदी तक, इसको प्रारंभिक आधुनिक चरण मानते हैं। और यह वह दौर था जब यूरोप का सामंती व्यवस्था टूट रहा था। यूरोपीय कंट्रीज, खासकर ब्रिटेन ने बहुत सारे राज्यों पे अपना सामंतीवादी अधिपत्यशाली व्यवस्था को स्थापित किया था। ये धीरे धीरे वो टूट रहा था, और नई राजनीतिक चेतना का जन्म हो रहा था। पूरी दुनिया में एक नई पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन आ रही थी, ठीक है। लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हो रहे थे, और राष्ट्र राज्य के निर्माण की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। राष्ट्र जो है वो राज्य की तरफ जा रहा है। आज बात क्या है? एक संप्रभु राज्य है, राष्ट्र नहीं है। तो ये प्रारंभिक आधुनिक चरण से हुआ है। और अगर हम इस चरण में वैचारिकों की बात करें या राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करें, तो मैकियावेली को सबसे ऊपर रखा जाता है। मैकियावेली, हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, ये सभी, उन सभी का एक ही सवाल कि राज्य की वैधता क्या है। वैधता मतलब राज्य क्या सही है या गलत है तो क्यों सही है तो क्यों गलत है, राज्य का वैल्यू क्या है, वैधता क्या है, ठीक है। दूसरा सवाल था कि सत्ता आती कहां से, पावर जो है, सत्ता जो है आती कहां से है, ये दूसरा क्वेश्चन था। और तीसरा क्वेश्चन था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा क्या हो। मान के चलो कि हमको स्वतंत्रता है और हम आपको गाली दे दिए, तो ये तो मेरी स्वतंत्रता है, लेकिन आपको गाली न सुनने की तो आपको स्वतंत्रता है। तो ये बाउंड्री लाइन क्या होगा, फ्रीडम का बाउंड्री लाइन क्या होगा, ये क्वेश्चन इनके दिमाग में भी आया, आपके दिमाग में भी आता होगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मैकियावेली। तो मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता से अलग यथार्थवादी दृष्टिकोण कहा है। क्या कहा है? यथार्थवादी दृष्टिकोण कहा है। उन्होंने कहा कि नैतिकता नहीं है, ये यथार्थ है, सत्य है। और उन्होंने कहा कि राजनीतिक नैतिक आदर्श नहीं है, बल्कि शक्ति और व्यवहार का क्षेत्र है। यहाँ पे पावर की बात होगी, बिहेवियर की बात होगी, सिर्फ मोरालिटी से सत्ता नहीं मिलेगी।
सिर्फ पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। वही जॉन लॉक की अगर बात की जाए तो जॉन लॉक ने क्या कहा, स्वतंत्रता, संपत्ति और शासन सहमति की बात है। स्वतंत्रता के बाउंड्री क्या होगा, सहमति के आधार पर होगा। एक दोस्त तो आप कह सकते हैं, पेरेंट्स को कहिएगा ये क्या है, सहमति का आधार है, तो सहमति का आधार होगा। संपत्ति और शासन भी सहमति के आधार पे होगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो हमको चॉकलेट नहीं दीजिएगा, हमको पसंद है तो आपको नहीं देंगे। ठीक है, एक दूसरे की सहमति है ना। शासन की बात है तो हम एक टीचर हैं, आप हमको मानते हैं तब हम आप पे शासन करते हैं, नहीं मानिएगा तो नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट था जॉन लॉक का। तो उनके विचारों में आधुनिक उदारवाद को जन्म दिया। आधुनिक उदारवाद का जन्म अलग से कहा जाता है जॉन लॉक। अगर बात थॉमस हॉब्स की जाए, थॉमस हॉब्स का कॉन्सेप्ट क्या था, तो मनुष्य जो है स्वभाव से क्या है, स्वार्थी है, लोभी है। ह्यूमन का जो नेचर होता है ना, वो स्वार्थी होता है और इसीलिए राज्य कर सकता है। यानी कि मनुष्य की स्वार्थ को पूरा करने के लिए राज्य की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य क्या होता है, स्वार्थी होता है, लालची होता है, अकॉर्डिंग टू हॉब। अब रूसो की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो रूसो ने जनसत्ता और सामूहिक इच्छा की अवधारणा दी। तो रूसो ने दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, एक है पॉपुलर सॉलिडिटी और दूसरा है जनरल गुड। और इसी ने लोकतंत्र की नींव रखी। तो यानी कि रूसो का जो सिद्धांत था सामूहिक इच्छा का, जनसत्ता का, ये डेमोक्रेसी का जनक बना। ठीक है, चलिए, तो इस चरण में क्या हुआ कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन का नींव रखा गया, जहां व्यक्ति को पहली बार सत्ता के केंद्र में रखा गया, जहां व्यक्ति को पहली बार सत्ता के केंद्र में रखा गया। अब आया यह समय जब व्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की अवधारणा मजबूत हुई। यही टाइम पीरियड था ना जहां पे व्यक्ति स्वतंत्र महसूस करने लगा, डेमोक्रेटिक महसूस करने लगा, और ये कॉन्सेप्ट जो है उसका मजबूत हुआ। तो ये कब मजबूत हुआ, तो ये होता है दूसरे चरण में। पहला चरण खत्म होता है तो दूसरा चरण शुरू होता है। दूसरा चरण होता है 18वीं से 19वीं शताब्दी। तो इस चरण में व्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की अवधारणा मजबूत होती है। अमेरिका में क्रांति होता है, फ्रांस में क्रांति होता है, और दुनिया को सिखाता है कि राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं है, क्या है, बल्कि मानव अधिकार होना चाहिए। तो अमेरिकी क्रांति और फ्रांस क्रांति से क्या सीख मिली थी कि राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं है, ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, मानवता अधिकार। ठीक है, इस काल के प्रमुख विचारक के हम लोग नाम ले लें, जैसे पहले काल में हम लोग पढ़े ना, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। इस काल में भी बहुत सारे विचारक थे, जैसे बेंथम, मिल और टॉकविल। तो बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि सबसे अधिक लोगों का सबसे बड़ा हित जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों की स्वतंत्रता को मानव की प्रगति का आधार है। तो अगर बेंथम की बात की जाए, मिल की बात की जाए, टॉकविल की बात की जाए, तो बेंथम के साथ सबसे अधिक लोगों का सबसे बड़ा हित जो है वही राजनीतिक सिद्धांत है। वैसे ही अगर स्टुअर्ट मिल की बात की जाए तो स्वतंत्रता को मानव की प्रगति का आधार माना है। जो स्वतंत्रता है ना, फ्रीडम है ना, यही मानव के डेवलपमेंट का रास्ता है, अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट मिल। और इस दौर में राजनीतिक सिद्धांत ने नैतिकता और मानवता को जोड़ा। ठीक है, तीसरा चरण कौन सा है? तीसरा चरण शुरू होता है समाजवादी और मार्क्सवादी चरण, और ये चलता है 19वीं से 20वीं तक। यहाँ पे सोशलिज्म और कम्युनिज्म का जन्म होता है। तो रूसी क्रांति आप लोग पढ़े होंगे 1917 में, जो लेनिनवाद की शुरुआत मानी जाती है। तो औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में गहरी असमानता आ गई। जो अमीर था वो अमीर होने लगा, गरीब था वो गरीब होने लगा। अब बहुत सारे फैक्ट्री रखेंगे तो ये चीज आएंगे ना। तो पूंजीपतियों ने श्रमिक वर्ग का शोषण शुरू कर दिया। एक दो वर्ग बन गए, पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। तो पूंजीपतियों ने श्रमिक वर्ग का शोषण शुरू कर दिया, और इसी के विरोध में कार्ल मार्क्स का आगमन, जिसे मार्क्सवादी विचारधारा के नाम। हाँ, पूंजीपति
व्यक्ति जो थे श्रमिक का शोषण कर रहे थे, पैसे वाले लोग गरीब मजदूर का शोषण कर रहे थे, इसके विरोध में एक नया व्यक्ति का सामने पर आना होता है, उसका नाम था कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि इतिहास वर्ग की कहानी है। इतिहास क्या है? वर्ग। इतिहास वर्ग संघर्षों की इतिहास वर्ग की कहानी है, अर्थात वर्ग संघर्षों की कहानी है। यहाँ पे एक वर्ग दूसरे वर्ग से संघर्ष है, और राजनीति का लक्ष्य सत्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि वर्गहीन और शोषण मुक्त समाज होना चाहिए। तो कोई भी अगर आप सत्ता में आता है, उसका लक्ष्य राजनीति में जो आता है, उसका लक्ष्य ये लेना चाहिए कि हमको कुर्सी बैठना है। उसका एक ही टारगेट होना चाहिए कि समाज में डिवीजन ना हो, सत्ता के संघर्ष में हम देश को बांट न दें। ऐसा ना हो कि भारत की जो जीडीपी है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो 4-5 लोग के हाथ में, बाकी सब लोग भिखारी बन जाए। बड़े बड़े मंच पे आके न्याय की बात करें, अच्छे न्याय की बात करें, देश की स्थिति जब आए तो 4-5 लोग होता है। तो मार्क्स ने क्या कहा? मार्क्स ने कहा कि वर्गहीन समाज की स्थापना ही सत्ता का राजनीतिक सिद्धांत का लक्ष्य होना है। इसी युग में राजनीतिक सिद्धांत ने सामाजिक और सामाजिक न्याय का यानी कि समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया, और इसे कल्याणकारी राज्य की नींव पड़ी। वेलफेयर स्टेट की जो बात होती है ना, अर्थात कैसा है, कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। ये वेलफेयर स्टेट की बात की जो नींव पड़ी, वो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बाद पड़ी, और 19वीं सदी के। ठीक है। अब चौथा चरण जो है, इसे कहते हैं समकालीन चरण। समकालीन चरण जो होगा, ये 20वीं सदी के बाद का है। तो अब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत बहुलवादी और अंतर विरोधी बन गए। तो अब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कैसा बन गया? तो बहुलवादी बन गया और अंतर विरोधी बन गया, यानी कि आपस में ही अंतर विरोध होने लगा। माफ कीजिएगा, अंतर विषय बन गया। तो अंतर विषय हो गया तो अंतर विरोध ही हो जाएगा ना, बहुत सारे विषयों में विभिन्नता आ गई ना। तो आप देखिए, सपोज क्या है ना कि हम इसको बोलते हैं मार्कर, ठीक है, और आप इसको बोलते हो ब्लू मार्कर, कोई बोलता है ब्लैक मार्कर। तो एक ही विषय पर अलग अलग विचार आ रहे हैं। तो ये जो अवधारणा था ना, ये इसमें क्या था कि अंतर विषय था और बहुलवादी था। मतलब ये राज तक सीमित नहीं रहा। ये क्या है कि समाज, संस्कृति, लिंग और पहचान से जुड़े। यहाँ पे विषय एक नहीं रहे, अंतर विषय हो गए। ये सिर्फ राज्य की बात नहीं थी, इसमें समाज भी इंक्लूड हो गया, संस्कृति भी कंक्लूड हो गया, लिंग भी कंक्लूड हो गया, और पहचान भी, आइडेंटिटी। तो मुख्य धाराएं क्या क्या इसकी? 20वीं सदी के बाद जो मुख्य धाराएं थी, इसमें क्या क्या है? तो सबसे पहला धारा था नारीवादी सिद्धांत। तो इस पहली बार राजनीति में महिलाओं और उनकी भूमिका और अधिकारों पर ध्यान, क्या किया? महिलाओं और के राजनीति और उनकी भूमिका की ओर आकर्षित किया, जिसे नारीवाद का सिद्धांत। वही उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत इसी कालखंड में आता है। उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत मतलब पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो इसमें क्या है कि जिसने उपनिवेशों में सत्ता, पहचान और शोषण पर प्रश्न उठाया। तो दुनिया में आप देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन पीक पे रहा। तो ये क्या है कि उपनिवेशिक जो राज थे, उन पर उनकी जो सत्ता थी, उनका जो आइडेंटिटी था, उनका शोषण करने का तरीका था, उस पर ऐसा आवाज, आंदोलन किया, क्रांतियां हुई, रिवॉल्यूशन हुए। और अगर बात की जाए इसके बाद, तो एक और सिद्धांत इसी कालखंड में आता है, इसको बोलते हैं व्यवहारवादी। तो व्यवहारवादी सिद्धांत बिहेवियर कहते हैं। इसमें क्या है कि राजनीति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश। अच्छा, पॉलिटिक्स जो है ना, सिर्फ साधारण पॉलिटिक्स नहीं रह गया। पॉलिटिक्स के पीछे बहुत सारी चीजें साइंटिफिक तरीके से, चुनाव मान लो बिहार में हो, चुनाव हो रहा है, तो सिर्फ लोग पहले के तरीके से प्रचार नहीं करते हैं, अब हाईटेक प्रचार होता है। बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन वैन घूमेंगे, बड़े बड़े एआई से जनरेट वीडियो आपके व्हाट्सएप पे घूमेंगे, आपको कॉल आएगा कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। तो क्या है कि इसको अब आधुनिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का
प्रयास किया गया। और इसमें एक और सिद्धांत आता है, समालोचनात्मक सिद्धांत, क्रिटिकल थिंकिंग। तो समाज की संरचनाओं की चुनौती देता है, इसमें आलोचना भी होगी। तो अगर आप कुछ करोगे तो ऑपोजिशन भी होगा जो आपकी आलोचना करे। तो यही है आधुनिक राजनीति सिद्धांत की परिपक्व व्यवस्था, जहां राजनीति का अर्थ केवल शासन नहीं बल्कि मानवीय चेतना। अब आते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, नेचर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। तो अब बात करते हैं इसकी प्रकृति की, यानी कि सिद्धांत किन किन विशेषताओं से युक्त है। तो पहला विशेषता है मानवतावाद, यानी कि व्यक्ति और उसकी गरिमा को केंद्र में रखना ही होगा या रखता है। यही है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का नेचर, यानी कि व्यक्ति और उसका गरिमा हमेशा सेंटर पॉइंट को। दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो राजनीति को अनुभव और तर्क के आधार पर यह समझता है। पॉलिटिक्स है ना, यहाँ पे अब तर्क भी होगा और एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा। सोच का मतलब होता है रिसर्च, ठीक है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया। तीसरा है मूल्य आधारित यथार्थवादी, यानी कि यहाँ पर न्याय की बात होगी, समाज की बात होगी, स्वतंत्रता को आदर्श मानते हुए इंसान व्यवहारिक रहता है। यहाँ पे ये तीन चीजों का ध्यान देना। चौथी है बहुलवादी। तो यहाँ पे बहुत सारी विचारधाराएं हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं और बहुत सारी आइडेंटिटी है, तो और सबको इसको एक्सेप्ट करना। आप इस एक को लेकर चलिएगा तो फिर ये राजनीति नहीं। अगर बात की जाए अंतर विषय की, तो अब राजनीति में बहुत सारे सब्जेक्ट कंक्लूड हो गए, जैसे लाइक समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, फिलॉसफी, बहुत सारे विषयों का इसमें दर्शन शास्त्र का इसमें कंक्लूजन होगा, जुड़ाव हो गया। और अगर बात की जाए लोकतांत्रिक दृष्टिकोण की, तो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण जो है वो व्यक्तिगत सहभागिता और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दे रहा है। और क्या है, तो अगला 7वां प्रकृति के जो है वो है परिवर्तनशील पॉइंट। तो समय और तकनीक के साथ निरंतर ये बदलेगा, रुकने वाला नहीं है, इसके लिए हमेशा चेंज होते रहेगा। और 8वां प्रकृति का पॉइंट जो है वो है वैश्विक दृष्टिकोण। तो केवल अब यह राष्ट्र तक सीमित नहीं रह गया, राज्य तक सीमित नहीं रह गया, ये विश्व शांति की बात करता है, मानवता की बात करता है। इसका जो थिंकिंग है वो काफी अब्रॉड है, काफी बड़ा है, वैश्विक स्तर पर। बिल्कुल सही। तो इस प्रकार आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत और मानव जीवन को समझने और सुधारने के लिए एक जीवंत विज्ञान है, एक ऐसा साइंस बन गया है जो जिंदा है और हमेशा चलते रहता है, स्थिर नहीं है। और अगर आगे हम लोग पढ़ने की बात करें तो इसके उद्देश्य राजनीतिक सिद्धांत का, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण होगा। क्या होगा, राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण होगा। इसमें क्या होगा, राज्य का विश्लेषण होगा, सरकार का विश्लेषण होगा, सत्ता का विश्लेषण होगा और अधिकारों की वैज्ञानिक समझ होगी। यानी कि वैज्ञानिक तरीके से राज्य, सत्ता, सरकार और अधिकार का विश्लेषण किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1 आप लिख सकते हैं, अगर कॉपी या कलम खाओ तो लिखते चलिएगा। दूसरा उद्देश्य क्या है, तो मानव अधिकारों की रक्षा, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन में उसका ख्याल रखना है। तो इसमें स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, न्याय ये सुनिश्चित करना है। किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर लॉस न हो, इसका ख्याल रखना होगा। तीसरी बिंदु की बात की जाए तो लोकतंत्र की स्थापना, डेमोक्रेसी की स्थापना। तो यहाँ क्या होगा, जब जैसे लोकतंत्र की बात होगी तो लोगों का तो यहाँ पे सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सभी का उत्तरदायित्व होना चाहिए। अब भारत में रहते हैं तो हमारा उत्तरदायित्व भारत के प्रति, सिर्फ भारत सरकार या झारखंड सरकार की तो उत्तरदायित्व थोड़ी है, ये लोगों का तंत्र है ना, तो हमें अपना उत्तरदायित्व और सहभागिता निभाना हो। चौथा क्या है, चौथा उद्देश्य तो सामाजिक न्याय की खोज, यहाँ तक इक्वालिटी होनी चाहिए। जातिगत जो भेदभाव है, असमानता है, लैंगिक असमानता है, इन सबको दूर करना। 5वां है नीतियों में सुधार। तो सार्वजनिक नीति और कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना इसका
मुख्य दूसरा जो भी निर्णय होंगे, जो भी कानून बनेगा, ये सबके लिए बनेगा, केवल एक के लिए। एक के लिए नहीं बनेगा। इसी को बोलते हैं वेलफेयर। अगर बात की जाए छठे बिंदु की, तो वैश्विक नीति और सहयोग, वैश्विक शांति और सहयोग कीजिएगा, तो विश्व स्तर पर शांति बना रहे और एक दूसरे के लोग सहयोग करें, यानी कि विश्व की नागरिकता और मानवता जो है, मानवता जो है इसका प्रसार करना है, ह्यूमैनिटी का प्रसार करना है। इसीलिए ना 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और सातवां है राजनीतिक चेतना का विकास। तो सातवां उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति को सामाजिक जागरूकता के प्रति जागरूक होना, जो समाज की जिम्मेदारी है उसके लिए हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा, यानी कि समाज की जिम्मेदारी के प्रति व्यक्तियों को जागरूक होना। और आठवां है नैतिक राज्य की स्थापना। इसका आठवां उद्देश्य है नैतिक राज्य की स्थापना, मतलब शक्ति का प्रयोग नैतिक मूल्यों की अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मंत्री बन गए और पब्लिक को जाकर कहूं, नहीं, शक्ति का प्रयोग नैतिकता के लिए है, मॉरलिटी। तो इस प्रकार आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत केवल सत्ता की व्याख्या नहीं करता, बल्कि नैतिक शासन और मानवीय समाज की रचना का मार्गदर्शन है। अगर कोई ये कहता है कि ये सिर्फ सत्ता की व्याख्या करता है, बिल्कुल नहीं। ये क्या करता है? तो ये नैतिक शासन की बात करता है और मानवीय समाज की रचना का मार्गदर्शन देता है, रास्ता। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्रमुख विचारक, कुछ प्रमुख आइडियोलॉजिस्ट, कुछ प्रमुख विद्वान जिनके योगदान को शॉर्ट में समझने का प्रयास। तो सबसे पहले आते हैं थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स का जो अवधारणा है, सुरक्षा और व्यवस्था के लिए सर्वशक्तिमान राज्य का विचार है। सुरक्षा और व्यवस्था के लिए सर्वशक्तिमान राज्य का विचार किसने दिया था? थॉमस या थॉमस हॉब्स। इनका मूल नाम था थॉमस हॉब्स। और इन्होंने कौन सा आइडियोलॉजी दिया? सुरक्षा और व्यवस्था के लिए सार्वजनिक विचार की, सर्वशक्तिमान राज्य का विचार, यानी कि ऐसा राज्य हो जो सर्वशक्तिमान हो और वो सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए। अगर बात की जाए जॉन लॉक की, एक और विचारक जिनका नाम है जॉन लॉक, जिन्होंने स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा वाली सीमित सरकार की कल्पना की। यहाँ पे स्वतंत्रता और अधिकार। अगर बात की जाए रूसो की, तो जनसत्ता और सामूहिक इच्छा की अवधारणा, यानी कि आधुनिक लोकतंत्र का आधार अगर किसी को माना जाता है तो वो रूसो को माना। देखिए कुछ एमसीक्यू जिसमें से आपको आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो आधुनिक राजनीति का आधार कौन है? रूसो। उनके विचार से इसका शुरुआत हुआ। अगर बात की जाए कार्ल मार्क्स की, तो वर्गहीन समाज की, शोषण मुक्त समाज की और एक आदर्श समाज की कल्पना है, जिसे मार्क्स नाम से जाना है। अगर बात की जाए जॉन स्टुअर्ट मिल की, जिन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विचारों की आजादी की बात कही। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विचारों की आजादी की बात इसने कही, स्टुअर्ट मिल। ग्रामसी की बात करते हैं, तो ग्रामसी ने क्या कहा कि सत्ता केवल राज्य नहीं है, बल्कि यह संस्कृति भी होती है, कल्चर होती है। ये किसने कहा? ग्रामसी ने। और अगर बात की जाए हैना अरेंडेंट की, तो हैना अरेंडेंट ने राजनीति को मानवीय क्रिया और समाज के क्षेत्र का माना है, समाज का क्षेत्र माना है। तो राजनीति क्या है? मानव का क्रिया है, कार्य है और संवाद का क्षेत्र है, डायलॉग का क्षेत्र है, एरिया है। ठीक है, अगर बात की जाए सिमोन द बुवा और बेटी थिडन जैसे विचारकों की, इन्होंने राजनीति में नारीवादी दृष्टिकोण का समावेश। तो ये थे कुछ विचारक और उनके विचार। अब आते हैं
कि राजनीति कहता क्या है। तो उससे पहले इन विचारकों ने राजनीति को शक्ति के खेल से निकालकर यह बताया कि यह एक मानवीय विज्ञान है। पॉलिटिकल साइंस शक्ति का विज्ञान तो था, लेकिन वो शक्ति का विज्ञान होने के साथ साथ एक मानवीय विज्ञान है, ह्यूमन साइंस है, जो आज भी जिंदा है, जीवंत है। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, और अगला टॉपिक क्या है कि समकालीन प्रासंगिकता। इसकी रिलेवेंस क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो आज के दौर में जब लोकतंत्र दबाव में है, जब विश्व में युद्ध, असमानता और पर्यावरणीय संकट बढ़ रहे हैं, तब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में एक दिशा है। दुनिया में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, वर्ल्ड वॉर जैसे डर है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। कभी यूक्रेन का युद्ध होता है रूस के साथ, कभी इजराइल का, कभी भारत का, किसी न किसी देश का हमेशा युद्ध उनके दौर में चल रहा है। और असमानता घोर सब तरीके से, अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब बनते जा रहे हैं, अमीर देश अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब देश गरीब बनते जा रहे हैं। तब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को एक रास्ता दिखाता है, एक दिशा, और ये कहता है कि राजनीति केवल शासक बदलने की नाम नहीं है। राजनीति क्या है, केवल शासक बदलने का नाम नहीं है, बल्कि यह समाज में न्याय, समानता और शांति स्थापित करने की प्रक्रिया है। सिर्फ शासक बदलने से नहीं होगा। राज का मतलब है कि यहाँ पे समानता होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए और शांति होना चाहिए, पीस होना चाहिए। राज्य वो है जहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पे तंगे न, राज्य वो है जहाँ गरीब और अमीर आपस में न भिड़े, राज्य वो है जहाँ पे जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, जहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड ना हो। लेकिन आज के नेता क्या करते हैं, इन्हीं सब चीजों को वोट नारा लगाते हैं, बट्टों के तक। आप देश को बांट क्यों हो भाई, ऑल आर इन वी आर। तो कहने का मतलब है कि भारत में संविधान, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, ये सभी क्या है, आधुनिक राजनीतिक विचारधारा की देन है। हमारे देश में जो संविधान है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, धर्मनिरपेक्षता है, ये सब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का देन है। अगर भारतीय संदर्भ में इसके महत्व को समझा है, अगर इस चीजों को इंडियन कॉन्टेक्स्ट समझा जाए, तो भारतीय संविधान आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की आत्मा को जीवित कर, भारतीय संविधान आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की आत्मा को जीवंत करता है, और यह स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर है ना। भारत का लोकतंत्र पंचायती राज देता है, मौलिक अधिकार देता है, और ये क्या है, ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की व्यवहारिक अभिव्यक्ति। ठीक है, तो इसीलिए भारतीय राजनीति को समझने के लिए आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन बहुत ही जरूरी। चलिए अब हम लोग चलते हैं डिस्कस की ओर, क्योंकि कक्षाएं लंबी हो गई हैं, और कक्षा ज्यादा लंबी होती है तो थोड़ा बोरिंग हो। तो डिस्कस की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अंत में याद रखिए कि राजनीति का अर्थ सत्ता या शासन नहीं है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में हमें यही सिखाया गया है कि राज्य तभी सार्थक है जब वह व्यक्ति को स्वतंत्रता दे, जब वह व्यक्ति को स्वतंत्रता दे, और राजनीति तभी पवित्र है जब वह समाज को न्याय दे। तो जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, राजनीति की पवित्रता नहीं। तो राजनीति विचारों की भूमि है, जहां सत्ता नहीं मूल्य सर्वोपरि है। और जब मनुष्य सोचता रहेगा, जब तक मनुष्य सोचता रहेगा, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत प्रासंगिक रहेगा। यानी कि जब तक आपके मन मस्तिष्क में सोचने की क्षमता रहेगी, तब तक ये आधुनिक मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो जीवंत है। उम्मीद है साथियों, आज का व्याख्यान आपको आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की गहराई को समझने में मदद करेगी।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।